डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 12th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती पाठ 10 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वाध्याय सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 10 ओजोन विघटन का संकट, जिसे लिखा है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने। आकलन से शुरू करते हैं। आकलन का पहला क्वेश्चन है ओजोन गैस की विशेषताएं। आपको ओजोन गैस की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो पहला पॉइंट है, ये गैस नीले रंग की होती है। यह गैस कैसी होती है? ब्लू इन कलर। ये प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली है, यानी ये पॉइजनस है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी 3 एटम से मिलकर बनती है। इसकी वजह से ही धरती पर जीवन फल फूल रहा है। लाइफ इज़ पॉसिबल। इस किसकी वजह से? इसी गैस की वजह से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन विघटन के दुष्परिणाम हमें बताने हैं कि उसका बैड इफ़ेक्ट क्या है। तो ओजोन विघटन यानी ओजोन का जो ब्रेकडाउन होगा या वो डिसइंटीग्रेशन ओजोन गैस का होगा, तो उसके हमारे पर क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अगर ओजोन परत ख़राब होती है, उसके छीनने से जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो हमारी धरती के तापमान में वृद्धि कर देंगी। हमारे धरती का तापमान टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे अनेक तरह के त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेंगी। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। स्किन कैंसर पेशेंट की संख्या बढ़ सकती है। आगे हम बढ़ते हैं शब्द संपदा की तरफ, जिसमें हमें कृदंत शब्द बनाने हैं। कहना से कहावत, कहने वाला, बैठना से बैठक, लगना से लगाव और छीजना से छीजन या छीजने वाला। आगे हम बढ़ते हैं पर्सनल रिस्पांस की तरफ। पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन है अभिव्यक्ति का। भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो ये एरा क्या है? ये एरा है प्रेजेंट एरा, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरा है, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, जिससे कि बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने से हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे एनवायरनमेंट पर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो हम अपने फ़िज़िकल सुख सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं, उनसे बनी हुई चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी बड़ी तेज़ी से इस हमारे एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। पोल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन के बढ़ने से हमें ब्रीदिंग की समस्या आ रही है। ब्रीथ करने के लिए हमें प्योर एयर नहीं मिलती है, पीने के लिए प्योर पानी नहीं है। इन सब चीज़ों की कमी होने लगी है। एसी और फ्रिज से निकलने वाली गैस ने भी हमारी ओजोन लेयर को प्रभावित किया है। उससे हमारी ओजोन लेयर इफ़ेक्ट हुई है, जिससे उसमें होल भी हो गया है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंच रही हैं, क्योंकि इसकी ओजोन लेयर, जिसे हम छतरी भी कहते हैं, ओजोन की छतरी, उसमें छिद्र होने के कारण, उसमें होल होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो सीधे हमारी धरती पर पहुंचती है, जिससे हमारे भूमंडल का टेम्परेचर जो है बहुत ही बढ़ने लगा है, इंक्रीज़ होने लगा है। हिमखंड और ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं और इसको हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? हमारा वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। वाटर लेवल बढ़ने से जो हमारे कोस्टल एरिया है, वो कोस्टल एरिया में जितनी सिटीज़ हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो सब क्या होगी? जलमग्न हो जाएंगी, सबमर्ज्ड हो जाएंगी। हमारी ये जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं, उसके कारण धरती पर लोगों को स्किन से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पर्यावरण में हमारा योगदान, इस विषय पर हमें अपने विचार लिखने हैं। तो पर्यावरण के साथ हमारा गहरा संबंध है। हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट से हम डीप रिलेशन में रहते हैं। पर्यावरण, एटमॉस्फेयर से हमें शुद्ध जल यानी प्योर वाटर, प्योर एयर और प्योर भोजन, मेडिसिन्स आदि मिलते हैं। हमने जो अपनी फ़िज़िकल सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ को स्मूथली वे से चलाना है, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें पेड़ों की कटाई को रोकना है, वनों को, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट
के ऊपर ध्यान देना है, वनों को काटने से रोकना है, उसका कंजर्वेशन करना है, उसको मेंटेन रखना है, इसकी तरफ हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और हमें ऐसे रिसोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित ना हो सके। जो हमारे कारखानों से, जो हमारे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उसके लिए हमें उस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी। जो हमारा वाटर पोल्यूशन गंदे गंदे पानी से होता है, कचरे से होता है, उसके लिए हमें अलग से नालियाँ बनानी होंगी। हमें ये मानकर चलना ही होगा कि अगर हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित है तो ही हम सुरक्षित हैं। आगे हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। ओजोन विघटन से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखना है। जो ओजोन का प्रॉब्लम आजकल सामने आ रहा है, क्राइसिस जो सामने आ रही हैं, उस पर कंसिडर करने के लिए वर्ल्ड के अनेक देशों ने, कंट्रीज़ ने बैठक करी 1985 में वियना में। उसके बाद जो बैठक हुई वो हुई सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने, 48 कंट्रीज़ ने उसमें भाग लिया था। और इस बैठक में जिस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया उसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस ड्राफ्ट में ये प्रोविज़न रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती करेंगे और 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, सन 1990 के जो ताज़ा आंकड़े हमें मिले हैं, न्यूमेरिकल डाटा जो मिला है, जो स्टैटिस्टिक्स मिली है, उसके अनुसार क्या है, ये पूरा वर्ल्ड में CFC की खपत 12 लाख टन पहुंच गई थी। और इस समस्या पर इसको कंसिडर करने के लिए भी लंदन में एक बैठक हुई जिसमें नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक के विस्थापन यानी उसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कहा गया कि इसके लिए हमें एक कोष बनाना है, एक फंडिंग चाहिए, इसकी मांग रखी गई। तो विकासशील देशों के दबाव के कारण विकसित देशों को रियायती देनी पड़ेंगी। और समझौते के बाद क्या हुआ, वो विकासशील देश 2010 तक CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे और विकसित देश जो है, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की फाइनेंशियल मदद करेंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल मदद करनी होगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी। तो आगे हम चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। इसको हमें स्पष्ट करना है। ये जो अचीवमेंट है हमारा, ये बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी है, ये हमें बताना है। तो सन 1930 में से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता। हम सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को यूज़ करते थे, लेकिन ये गैस तीक्ष्ण थी और जो ह्यूमन हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती थी, बहुत ही डेंजरस थी ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इसके लिए हमें एक दूसरा सब्स्टिट्यूट चाहिए जो इस लैक ऑफ डेफिशिएंसी को दूर करेगा। तो इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक कंपाउंड की खोज की गई और इसके लिए ये खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन अचीवमेंट रही। इससे एकदम बेस्ट प्रशीतक माना गया। ये जो केमिकल था ये कलरलेस था, ऑर्डरलेस था और अनइफेक्टिव होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी था। इसी वजह से क्या हुआ, प्रशीतन उद्योगों में अन्य गैसों के स्थान पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल यूज़ किया जाने लगा। इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम घरेलू पेस्टिसाइड्स में, ड्रेसिंग मटेरियल्स में, मेडिसिन्स में और हमारे पेंट्स में करने लगे। इसके साथ साथ फ्रिज और एयर कंडीशन में भी इसका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग होने लगा। यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक कंपाउंड का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 10 था वो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर्स जो हैं उनका भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक है उससे देख सकते हैं। स्टडी जारी रखें एंड थैंक यू।